जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मतलब डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना। पहला जो कभी नहीं हुआ है, आज वो कर रहे हैं आप, तो आप बदल रहे हैं, आप बदलाव ला रहे हैं। और जब भी कुछ नया करेंगे, चेंज करेंगे, डिफरेंट करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी मैनेज करने की। क्या कह रहे हैं? चलो एक एग्जांपल देते हैं। तुम्हें अपनी कंपनी, हाँ तुम्हारी कंपनी में स्टाफ को अब सुबह बुलाना है 6 बजे से। अब स्टाफ की टाइमिंग 10 बजे से नहीं होकर के सुबह 6 बजे से है, मॉर्निंग 6 AM से है। बताइए क्या होगा? जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि कल से सारे स्टाफ को सुबह 6 बजे आना है, शुरू हो जाएंगे सारे स्टाफ आपसे नाराज होना। आपको, तुमको वो कहेंगे नहीं नहीं सर, नहीं पॉसिबल है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर में ये परेशानी है, मैं सुबह उठता नहीं हूं। सबकी अपनी 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 कोई ना कोई कहानी होगी। तो दिस रिक्वायर्स चेंज मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ डिफरेंट, जो पहले से नहीं चल रहा था, समथिंग एल्स करने जाओगे तो रेजिस्टेंस आएगा, लोग उसका विरोध करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे लाया जाना है तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत पड़ती है। इसी पर यह चैप्टर है। आइए समझते हैं चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज इनएविटेबल है, आप जानते ही हैं, चेंज होके रहेगा। कहते हैं ना अवश्यंभवी, मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन एंड इफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे बड़े हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डेली बदलाव हो रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज अगर है तो उस चेंज को मैनेज करना है। एक बार और समझते हैं चेंज है क्या। तो चेंज मींस अल्टरेशन। किसमें अल्टरेशन? अल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल और वर्किंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, छोटे से छोटी, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन करिए, बिना चेंज का उसका सर्वाइवल आज पॉसिबल नहीं है। हम जिस डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं वहां हर दिन बदलाव हो रहा है, हाँ या ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो चेंज को मैनेज करना है, दैट मींस इट इज अ प्रोसेस which allows companies to implement a change within the organization effectively and efficiently। बात करेंगे इफेक्टिवली की, तो इसका मतलब है चेंज भी करना है, विद इन गिवन टाइम चेंज करना है, और एफिशिएंटली करना है, एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट करना है। ध्यान ये देना है कि चेंज करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर, वो चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर चेंज बहुत लेट करेंगे तो उस चेंज का कोई मतलब भी नहीं है, और चेंज करते समय आपको कॉस्ट फैक्टर पे बहुत ध्यान देना है। तो इसीलिए चेंज मैनेज करना है। अब आता है कैसे चेंज करेंगे, चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो इसको देने के लिए कर्ट लुविन, आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इमेज भी रखी है। कर्ट लुविन ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें कई बार फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहा गया है। कर्ट लुविन को क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने एक थ्योरी बनाई, हाँ इसी थ्योरी के नाम अपने नाम से रखा, कर्ट लुविन मॉडल। चलिए क्या है थ्योरी, आइए देखते हैं। तो इस थ्योरी में, जो कि कर्ट लुविन थ्योरी है, इसमें बताया कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, रिस्ट्रेन फोर्सेस लगाते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्ट्रेन फोर्सेस, ऑब्स्टेकल्स दैट काउंटर ड्राइविंग फोर्सेस। इसका मतलब है हर व्यक्ति, तुम भी और मैं भी इसमें आते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्टेटस को में रहना चाहते हैं। अब तुम बोलोगे सर स्टेटस को का मतलब क्या है? स्टेटस को का मतलब होता है टू स्टे द सेम। हिंदी वर्ड है यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। जैसे तुम्हारी बात करता हूं, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूं कि तुम सुबह, लेट्स अज्यूम करता हूं कि 7 बजे उठना पसंद करते हो, और 8 बजे अपने स्कूल या कॉलेज, स्कूल निकल जाते हो, ठीक है। दोपहर कर लौट आते हो, शाम को अपने क्लासेस ज्वाइन करते हो, पढ़ाई करते हो, और रात को लेट नाइट जग करके देर तक क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, या अपने और कुछ एक्टिविटीज होमवर्क्स कर रहे होते हो, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा डे का शेड्यूल। सर इसमें स्टेटस क्यों है? स्टेटस को यह है कि अगर कल से तुम्हें कहा जाए कि नहीं नहीं, कल से तुम्हें भी सुबह 4 बजे उठना है और रात को जल्दी सो जाना है, 9 बजे सो जाना है, क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? पक्का मैं कह सकता हूं कि तुम्हें ये मेरी बात पसंद नहीं आएगी।
तुम्हें, ये ह्यूमन नेचर है, तुम्हें अपनी पोजीशन, जैसे तुम चल रहे थे, जिस तरीके से तुम काम कर रहे थे, उसी तरीके से हम और तुम रहना चाहते हैं। इसका नाम है स्टेटस को। और ये फोर्स हमारी इंटरनल फोर्स है, हमारे अंदर से है कि नहीं नहीं, हम जिस स्थिति में हम ठीक हैं उसमें, और हम उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं। तो क्या है, एक रेस्ट्रेनिंग, एक रोकने वाली ताकत, फोर्स है, जो हमें क्या करती है, हमारी ड्राइविंग फोर्स को रोकती है, हमारा स्टेटस को कीप रखने के लिए चाहती है कि जिस स्थिति में है वैसे ही हम सदा बने रहें। तो क्या कभी ग्रोथ होगी? क्या हम कभी आगे निकल पाएंगे लाइफ में? नहीं। बिना कांटों की सेज पे कभी किसी को चांद मिला है? समझ गए ना? मतलब यू हैव टू चेंज। ठीक है? तो ड्राइविंग फोर्सेस और पॉजिटिव फोर्सेस जो चेंज चाहती हैं, वो पुश करती हैं इन द डायरेक्शन, ताकि आप चेंज करा लीजिए। जब तक पुश फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा नहीं होगी, तब तक आप अपने स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। और यही फिनोमेना को उन्होंने 3 शब्दों से, 3 वर्ड से एक्सप्लेन कर दिया है। वो तीन वर्ड आपको याद करने हैं। पहला है अनफ्रीज, दूसरा है चेंज, और तीसरा है फ्रीज। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, अनफ्रीज क्या है? सबसे पहला स्टेज जो आता है चेंज के समय, वो है अनफ्रीज करना। अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन बदले, तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, रेडीनेस फॉर चेंज होना पड़ेगा। मतलब जिस सिचुएशन में हो, वहां से अगली सिचुएशन में जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। इस स्टेज का नाम रखा गया है फर्स्ट स्टेज ऑफ कर्ट लुइस मॉडल। क्या है? अनफ्रीज, जिसमें हम डिटरमाइन करना चाहते हैं अपने अंदर, फाइंड करना चाहते हैं कि हम चेंज करें क्यों। जब हमें चेंज का फायदा पता चलेगा, जब हम चेंज के लाभ जानेंगे, तो शायद मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये प्रिपेयर्डनेस की स्टेज है। ठीक है? एक तरह का टू एंश्योर करना देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये यकीन है कि हम जब बदलेंगे, तो हमें हमारा टॉप मैनेजमेंट, हमारे हायर लोग क्या करेंगे, पुल अप कर लेंगे, खींच लेंगे, ऊपर ले आएंगे, तो हमारी ग्रोथ दिखाई देगी। तो हम क्या होने लगेंगे, तैयार होने लगेंगे नए चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और कब होगा? क्रिएट अ चेंज, नीड फॉर द चेंज, हमें को यकीन हो जाए कि चेंज जरूरी है। एंड लास्ट, मैनेज एंड अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट्स है, कोई हमारी परेशानियां है, हमारे कंसर्न्स है, हमारा डर है, उसको दूर करना पड़ेगा। ये सब करोगे तब ही इंप्लॉइज क्या होंगे, अनफ्रीज होंगे। जैसे कि मैंने तुम्हारी कंपनी में कहा था कि तुम चाहते हो कि इंप्लॉइज सुबह 6 बजे आ जाए, अर्ली मॉर्निंग आ जाए। 10 बजे से कंपनी नहीं शुरू होगी, सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी तुम्हारी कंपनी। अब समझ गए ना? तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सबको अनफ्रीज करना पड़ेगा। जिस वो स्टेटस में चल रहे थे, उस स्टेटस से उनको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में ले जाना है। मतलब मेंटली उन्हें रीजन देना है, उन्हें कॉज बताना है कि क्यों जरूरी है चेंज करना, क्यों उनके लिए नीड है आगे बढ़ने की। और अगर आप उसके लिए सपोर्ट के लिए तैयार हैं, तो ही वो रेडी होंगे आपकी बात मानने के लिए। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे, आप रेडी नहीं होंगे, और उनको वहां पे ग्रोथ नहीं दिखेगी, मैं गारंटी लेता हूं आपके एम्प्लॉइज काम छोड़ के भाग जाएंगे। क्या कहते हो? एम्प्लॉइज टिकेंगे? नहीं, भाग जाएंगे अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज है चेंज होना। ये अनफ्रीज होने के बाद स्टेटस को त्यागना है, छोड़ना है। अब स्टेटस को के बाद आ रहा है ये ट्रांजिशन फेज है, जब वो नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। इस स्टेज में उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। यहां पर उनको क्या कर रहे हैं, उस कंफर्ट नए जोन पे, नए रीजन पर चेंज एक्सेप्ट करना। अगर कोई र्यूमर्स फैल रहे हैं इस दौरान, उसे दूर करना है। उन्हें एम्पावर करते रहना है, हर वक्त उनको एनकरेज करना है, नई शक्तियां देनी है उनको, ताकि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें। आपके एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। और पीपल को इन्वॉल्व करते रहना है, क्योंकि जब लोग इन्वॉल्व होंगे, मतलब आप अकेला डिसीजन मत लीजिए, अपने मैनेजमेंट की टीम को इन्वॉल्व करिए, अपने सुपरवाइजर को इन्वॉल्व करिए, अपने प्रोडक्शन हेड को इन्वॉल्व करिए। उससे क्या होगा, सब लोग उनकी बातें सुनेंगे। अब
तीसरा और आखिरी स्टेज है जब वापस आप क्या करेंगे, एक नए स्टेटस को में आ जाएंगे और वहां जाकर के वापस रीफ्रीज हो जाएंगे। तो एक पोजीशन से निकल करके ये ट्रांजिशन स्टेज थी, इसको पार कर गए हैं और अब हम वापस आ गए हैं जब एक नई चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आपके एम्प्लॉइज 6 बजे को आने को तैयार हैं, क्योंकि आपने उनको इसका एडवांटेज बता दिया कि उनकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, बता दिया कि उनके नंबर ऑफ आवर्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, शाम को उनको छुट्टी भी जल्दी हो जा रही है। पहले जो 5 बजे छुट्टी मिलती थी, आज उनको वो 1 बजे ही छुट्टी मिल जा रही है। तो ये एम्प्लॉइज को बेनिफिट पता चलना चाहिए, ठीक है। और क्या फायदा मिलेगा, रीफ्रीज क्या होगा, देखिए तीसरा स्टेज है इसका, स्टेज 3। रीफ्रीज मतलब होता है रोकना, एंकर करना, नई चेंज की तरफ उनका कल्चर डेवलप करना, उनका माइंड फ्रेम डेवलप करना, हेल्प करना कि वो सस्टेन करें, उसी चेंज को एक्सेप्ट कर ले और उसको लगातार फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहना, सेलिब्रेट करना उनकी सक्सेस को जब वो अच्छा करें। इससे क्या हो जाएगा, वो नई पोजीशन में आकर के क्या हो जाएंगे, रुकने लगेंगे, थमने लगेंगे। नतीजा 3 स्टेज पूरी। तो ये सोचने वाले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, कर्ट लुईन। कर्ट लुईन इसीलिए फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी माना जाता है। ये रहा इनका एक डायग्राम, लुईन्स मॉडल ऑफ लुईन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ध्यान से देखिए, यहां पर अनफ्रीज हो रहे हैं, मतलब आपका जो स्टेटस को है आप धीरे धीरे क्या करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं, कर देते हैं और फिर एक नए स्टेज में आ जाते हैं। देखिए बर्फ पिघल रही है और अब पूरी बर्फ पिघल चुकी है, मतलब उसमें बदलाव आ गया है। और फिर आपने उस बर्फ को फ्रिज में रख दिया, आपने, सॉरी बर्फ मैंने बोला, फिर इस पानी को आपने क्या कर दिया, नया आकार दे दिया। हम इसे नए शेप देने को कहते हैं, नया माइंड फ्रेम दे दिया उनको, रीफ्रीज कर दिया। हमारी भाषा में कहें, नया क्या कर दिया, नया रूप दे दिया। तो नए स्टेटस को में आकर के उनको एडजस्ट करना पड़ा। ये है क्या, चेंज मैनेजमेंट का मॉडल। आइए एक और मॉडल देखते हैं। इस मॉडल को एडकार मॉडल, ADKAR, ये एक तरह का एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे। इस एडकार मॉडल को, इस एडकार मॉडल को देने वाले हैं जेफरी हायत। वैसे जेफ हयात भी बोलते हैं इसको। क्या है एडकार मॉडल, तो ये भी एक चेंज मैनेजमेंट का मॉडल है जो स्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड ओरिएंटेड मेथड से बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है, ये एडकार क्या चाहता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज करे, कोई नया सिस्टम लाए, कोई नई टेक्निक लाए, तो इंप्लॉइज उसका रेजिस्टेंस कम से कम करें। रेजिस्टेंस तो करेंगे, ये तो पक्की बात है, कुछ तो नाराज होंगे, कुछ को बात आपकी पसंद नहीं आएगी, कुछ आपका स्टाइल पसंद नहीं करेंगे, पर आपको तो सबको रखना है, आपको तो सबसे काम लेना है। तो इसीलिए एडकार मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मकसद है रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज कम से कम हो। जेफरी हयात, जिसको फाउंडर ऑफ प्रोसी या प्रोसाई कहते हैं। सर ये प्रोसाई क्या वर्ड है, ये एक कंपनी का नाम है। प्रोफेशनल वर्ड में आप देखेंगे प्रो वर्ड है, और साइंस SCIENCE, साइंस, इसका साई देखिए, प्रो SCI साई। तो ये प्रोसाई नाम की एक कंपनी है। ये कंपनी है जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाती है, चेंज मैनेजमेंट का। इसको आप भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गूगल करके चेक कर लीजिएगा, इस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो इस कंपनी के फाउंडर है ये जेफरी हयात। इन्होंने इस कंपनी को बनाया, प्रोफेशनल एंड साइंस। देखिए दो वर्ड का पहला इसका प्रो ले लिया और इसका SCI ले लिया, इससे बनी ये कंपनी, और यही इनका एक मॉडल भी है। ठीक है, प्रोसाई, क्या नाम है इस मॉडल का, प्रोसाई चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। क्या है ये, कैसे बनाई है ये मेथोडोलॉजी? तो जेफरी हयात ने क्या किया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के चेंज कल्चर को समझा, और एक देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में समझा, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, वहां किस तरीके से चेंज एक्सेप्ट किया जा रहा था, और उसका एक मॉडल बनाया। उसी का नाम रखा गया है एडकर मॉडल। ठीक है, या एडकार मॉडल। क्या है, तो that is ProScience methodology is based on the collective lessons learned by the implementing change across the globe। तो चेंज इंप्लीमेंट हुआ, वर्ल्ड वाइज चेंज किया गया,
और इसका चेंज अलग अलग देशों में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, इसको सीख करके बना दिया गया। अब ये मॉडल क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में काम आ रहा है। आइए हम लोग भी समझते हैं ये एडकार मॉडल क्या है। पहले एक इमेज देख लें। ये देखिए एडकार, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करना, डिजायर इच्छा पैदा करना हमारे अंदर, के दैट इज नॉलेज, ए मतलब एबिलिटी काबिलियत, एंड लास्ट री करना, दैट मींस उसके लिए और तैयारी करना और बेटर तरीके से उसको क्या करना, पुट इनटू फोर्स करना। ठीक है ना। अब आता है क्या है ये, तो एडकार दैट इज अवेयरनेस ऑफ नीड ऑफ चेंज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो इसकी अवेयरनेस जरूरी है। हिंदी वर्ड बोले तो जागरूकता फैलाना जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं है कि चेंज क्यों हो रहा है। अगर पता चल जाएगा तभी तो वो करेंगे। अब आपने कंपनी में मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है तो कुछ इंप्लॉइज बुरा मान जाएंगे, कहेंगे अरे हम तो मास्क नहीं लगा के आएंगे। अरे तुम उनको बताओगे ना, तुम उनको बताओगे कि आजकल वापस कोविड का डर है, लोगों को इन्फेक्शियस बीमारी हो रही है, जब वो कफ या छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो सबके लिए मास्क मेरी कंपनी में कंपलसरी है, छोटा बड़ा कोई भी इंप्लॉई हो। तो आप चेंज लाना चाहते तो चेंज का पहले क्या करिए, उनको नीड बताइए, अवेयर करिए, जागरूक करिए अपने इंप्लॉइज को। फिर क्या करिए, उनसे सपोर्ट डिजायर करिए, मांगिए उनसे सपोर्ट, बताइए कि ये चेंज हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप मेरी मदद करिए। क्योंकि आप अकेले चेंज नहीं करेंगे, आपको सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि कंपनी एक आदमी से नहीं बनी है, उसमें हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो डिजायर करना है, क्या क्या चाहना है आपको, सबका सबका सपोर्ट चाहिए। साथ में क्या देना है आपको, नॉलेज, लोगों को जानकारी देनी है कि कैसे ये चेंज आया और कैसे हम इस चेंज को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। with the knowledge they will be able to accept it। और जब नॉलेज मिल जाएगा लोगों का तो उनको उसकी एबिलिटी होगी। एबिलिटी मतलब होता है उसके प्रति उनकी काम करने की क्षमता आएगी, उनको स्किल्स चेंज करने पड़ेंगे, अपने बिहेवियर सेट करना पड़ेगा, एंड लास्ट उसको रीइंफोर्स करेंगे। मतलब अब उसको और बेटर तरीके से, कहते हैं ना किसी चीज को और बेटर कर देना, उसे कहते हैं रीइंफोर्स कर देना, ताकि हम जो आज हैं वो आने वाले कल इससे और बेटर हो जाए, दैट इज रीइंफोर्समेंट। तो इसको का नाम दिया गया है एडकार मॉडल। आइए थोड़ा और समझेंगे चेंज, क्योंकि हमारे आसपास है, एविडेंट है। तो पहला टाइप ऑफ चेंज वो है डेवलपमेंटल चेंज। देखिए याद नहीं करना है इस चेंज को। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो वो सारे चेंज कैसे है, डेवलपमेंटल चेंज है। एक ऐसा चेंज जो इंक्रीमेंटल है, एक ऐसा चेंज जिससे करेक्शन होने वाला है अगर कोई एरर हो रहा था, और या तो जिससे इंप्रूवमेंट होने वाला है हमारी स्किल, हमारे प्रोसेस में। जब जब ऐसा होगा आप समझ जाइए क्या हो रहा है, डेवलपमेंटल चेंज हो रहा है। और डेवलपमेंट चेंज प्लान्ड तरीके से हो सकता है, और डेवलपमेंट चेंज ग्रेजुअली पुट इनटू प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। तुम्हारी कंपनी है, हाँ मैं तुम्हारा ही बात कर रहा हूं, तो तुम्हारी कंपनी है और अब तुम्हारी कंपनी में टाइपराइटर्स का यूज हो रहा था बहुत समय से, पर आजकल तो जानते ही हो कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का जमाना है। तो अगर तुम अपने इंप्लॉइज को लैपटॉप अवेलेबल करा दो सबको, जहां जहां टाइपराइटर रखा था वहां सब जगह टाइपराइटर्स हटा हटा करके उन सबको नया लैपटॉप दे दो, क्या होगा? शायद इंप्लॉइज तुम्हारे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको अच्छे से लैपटॉप चलाना नहीं आता होगा, या वो लैपटॉप को सही से यूज नहीं करेंगे, जल्दी लैपटॉप खराब कर देंगे। तो ही तो जरूरत है, यही तो जरूरत है, आपको यही उनको ट्रेन करना है कि ये उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात हो रही है। अगर आप साथ में इंप्लॉइज को उसका नीड बताएं कि अगर हम नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आज नहीं कल हम आउटडेट हो जाएंगे, नौकरी से चले जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ इसी में है। आप उनकी सैलरी इंक्रीज करिए, आप उनको ट्रेनिंग के लिए भेजिए, और समय समय पर जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनको सिखवाते रहिए, बस हो जाएगा डेवलपमेंट उनका। आता है दूसरा टाइप ऑफ चेंज, ट्रांजिशनल चेंज। अब ट्रांजिशन मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाना। इमेजिन करिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सेम तरीके से हर काम को करती है? क्या वो तरीके चेंज नहीं कर रही होती है? जवाब है नहीं, ऐसा तो होता ही है। तो जब ट्रांजिशन की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हटा करके नए प्रोसेस से काम करना है। इमेजिन करिए कि आपने
जो काम करते हुए वर्कर्स को देखा है वो हाथ से काम कर रहे हैं, पर आजकल हाथ से कारपेंटर काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, आजकल सब क्या हो गए, मैकेनिकल हो गए हैं। तो अगर वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दे दिया जाए और उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो शुरुआत में देखिए वर्कर्स नाराज होंगे, क्योंकि उनको टूल्स चलाने नहीं आएगा, टूल्स पकड़ने नहीं आएगा, होल्ड नहीं करने आएगा, और टूल्स महंगे होंगे, वो खरीदेंगे नहीं। ये तो रेजिस्टेंस होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उनको पुराने औजार सस्ते और आसानी से मिल जाते, तो उस पर उनकी आदत लगी हुई थी, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते होंगे। पर आपको तो लाना है उनकी स्किल्स में चेंज, आपको लाना है उनके प्रोसेस में चेंज। होगा? हाँ, आपकी फर्नीचर फैक्ट्री है, इमेजिन करिए सारे वर्कर्स पुराने तरीकों से क्या कर रहे थे, फर्नीचर बना रहे थे। पुराना जो आरी थी, कुल्हाड़ी थी, उसी से काम कर रहे थे धीरे धीरे। पर आपने तय किया कि नहीं नहीं, अब हमारी फैक्ट्री में सारे काम जो वर्कर्स कर रहे हैं, हमारे कारपेंटर्स कर रहे हैं, इनको सब मॉडर्न टूल्स दिए जाएंगे, जिसमें हमको मेहनत कम होगी और काम थोड़ा फास्ट होगा। तो यहां पर क्या बारी आ रही है, ट्रांजिशनल चेंज की। अब समझ गए? तो ट्रांजिशनल चेंज में 3 स्टेज से फिर गुजरना पड़ेगा। आपको तो याद ही है 3 स्टेज। पहला स्टेज आएगा अनफ्रीज, ये फर्स्ट स्टेज है ट्रांजिशन का। इसमें इस स्टेज को इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि यहीं से मेंटली आप तैयार होते हैं। जब तक आप किसी काम के लिए मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार नहीं है, मैं श्योर हूं वो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं? आपका जिस काम में मन नहीं है, हम कितना भी उसको बता दे, कितना भी समझा दे, कि आप काम कर पाएंगे? जी नहीं। यही है स्टेज। इसमें विलिंगनेस तैयार करना है, रेडीनेस तैयार करना है लोगों की, कि चेंज उनके लिए बेटर है, उनको उनके कंफर्ट जोन से निकालना है और नए और ट्रांसफॉर्म सिचुएशन में ले जाना है। यह है अनफ्रीज करना, याद है? स्टेटस को चेंज करना। दूसरा है चेंज कराना, मतलब मूव करना। ये ट्रांजिशन फेज है, बीच का फेज है। ये सेकंड फेज है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज मूव करते हैं नई पोजीशन पे। यहां पर उनको नए मेथड्स, नए टेक्निक सिखाई जाते हैं, और वो सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में किया जाता है, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आए, कोई डर लगा हो, तो उसको समय पर क्या कर दिया जाए, दूर किया जाए। याद रखिएगा, एम्प्लॉइज को अपने बहुत सारे डर होते हैं जब वो नए काम को कर रहा होता है। डर ये होता है कि मुझे रखा जाएगा कि निकाल दिया जाएगा, मेरी सैलरी क्या रहेगी, और मेरे बदले कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बदले कोई मशीन आ जाएगी। तो इन सबको दूर करने के लिए यह जरूरत है चेंज को मैनेज करने की। तीसरा और आखिरी स्टेप, क्योंकि 3 स्टेप में करना है, वापस उनको जब नया स्टेज दे दिया गया है, वहीं पर उसको क्या करना है, फर्दर ट्रेन करना है, रीइंफोर्स करना है, उस पोजीशन पे वापस लाके उसको रीफ्रीज करना है। यह है रीफ्रीज, थर्ड एंड फाइनल स्टेज। जब एम्प्लॉई ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर चुका है, वो नए तरीके से काम करना शुरू कर चुका है, नए लोगों के साथ, नई टीम के साथ, नए स्किल्स के साथ वो एक्सेप्टेंस ले चुका है। अब वो उसमें रम गया है, उसमें एडजस्ट हो गया है, अब वो फिट हो गया है, एक नए सांचे में ढल गया है, और इसका नाम है रीफ्रीज होना। क्लियर है? आइए एक और टाइप का चेंज, ये इस टाइप का नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म, तो मतलब पूरा शिफ्ट कर देना, ये सबसे बड़ा, सबसे रेडिकल चेंज है। क्या चीज? मैंने कहा सबसे बड़ा चेंज। ए से सीधे जेड पे चले जाने को कहते हैं। मेरी भाषा में कह रहा हूं, ए से सीधे जेड पे, ए से बी नहीं जाना है, ए से जेड जाना है, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। यहां पर इमरजेंस होता है, कंप्लीट शिफ्ट होता है, काम करने की टेक्निक चेंज होती है, स्ट्रेटेजी चेंज होती है। और क्योंकि इस समय एक्सट्रीम चेंज हो रहा होता है, तो सबसे ज्यादा फियर होता है इंप्लॉइज के मन में, डाउट होता है उनके मन में। इंप्लॉइज डरते हैं कि उनका काम चला जाएगा, नौकरी चली जाएगी, और यह डर सबसे बड़ा डर होता है। और इसीलिए मैंने कहा वो विरोध करते हैं, वो चेंज नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इमेजिन करिए, जब लोग नया नया स्मार्टफोन आया था, बताइए, घर में लोग स्मार्टफोन लाना नहीं चाहते थे, अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्या कहते हैं, तुम्हारे घर की भी यही सिचुएशन रही होगी। और या तो एक वो सिचुएशन याद करिए जब लोगों ने देखा कि स्मार्टफोन्स पे ही चीजें खरीदी जा सकती हैं। पहले सारे बिजनेसमैन ने इसका विरोध किया। हाँ, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, सारे बिजनेसमैन, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे दवा वाले हों, सबने विरोध किया, रेस्टोरेंट वाले सबने विरोध किया, अरे नहीं चलेगा, फ्लिपकार्ट नहीं चलेगा, अमेजॉन इंडिया में नहीं चलेगा, शॉपिफाई नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो ऑनलाइन लोगों को क्या करती है, शॉपिंग कराती है, मंत्रा और पता नहीं क्या क्या है कि नहीं है। तो क्या हुआ, बंद हो गई वेबसाइट्स, बंद हो गई कंपनियां, फ्लिपकार्ट बंद, मंत्रा बंद। क्या कहते हैं,
मिंत्रा है ना, मिंत्रा बंद हो गई? नहीं। अमेजॉन बंद हुई? नहीं। ऐसे ही बहुत सारी और नई नई कंपनियां आई जिन्होंने आपको क्या किया, ऑनलाइन क्या कर दिया। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब ट्रेडिशनल शॉप से क्या हो गया, डिजिटल शॉप हो गई। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना। तो ऐसे चेंज को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन को इस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, धीरे धीरे एडेप्ट और इंप्रूव करना पड़ेगा। जो ट्रांसफॉर्म करेगा वो सरवाइव भी कर पाएगा। एक और टाइप है, टॉपिक है हमारे अंदर इसी में, टाइप ऑफ चेंज के अंदर, वह है नीड फॉर चेंज। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सीड और ग्रो करना चाहती है तो बदलेगी। सोचिए, हम लोग, मैं और आप इवॉल्व हुए हैं, क्या हम इसी रूप में थे पहले? हजारों साल पहले क्या हम इंसान जो थे ऐसे ही थे क्या? नहीं नहीं, आप हिस्ट्री चेक करिए, आप चेक करिए, पहले कुछ एप या चिंपैंजी के रूप में इंसान हुआ करता, जब पीठ झुकी होती थी, शरीर में बहुत बाल होते थे, धीरे धीरे उसने खड़ा होना सीखा, दो पैर पे आया, दो हाथ खाली छोड़े, धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और आज आप और मैं मॉडर्न मैन की तरह जी रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, समय के अंतराल में अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, नीड फॉर चेंज। तो जैसा देश वैसा भेष, सुना है? तो चेंज करना, चेंज एडॉप्शन एंड यूज विद इन द बिजनेस, मतलब नए चेंज को अडॉप्ट करो और बिजनेस में इस्तेमाल भी करो। सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करती है, क्या होगा? मैं एग्जांपल दूं, एक कंपनी थी, ठीक, क्या अभी है, नोकिया। क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं। नोकिया किसी जमाने में नंबर 1 फोन हुआ करता था। फोन मतलब मोबाइल फोन मतलब नोकिया, और नोकिया का मार्केट में 90% शेयर था। सही कह रहा हूं, लोगों के हाथ में सिर्फ नोकिया होता था। अब नोकिया का अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर था फोन को चलाने का, पर जैसे ही नई कंपनियां आई, जैसे सैमसंग आई, और भी एम आई कंपनी आई, और बहुत सारी एम आई, रेड, बहुत सारी, मतलब समझ गए ना, फॉरेन कंपनी बहुत सारे आई। इन कंपनियों ने क्या किया, बड़ी स्क्रीन का फोन लॉन्च किया, और उसमें सॉफ्टवेयर जो था वह एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। नोकिया ने कहा, ना ना, हम वर्ल्ड लीडर है मोबाइल फोन्स के, हम एंड्रॉइड नाम का सॉफ्टवेयर नहीं लगाएंगे, हम तो विंडोज सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। जानते हैं क्या हुआ? नोकिया बर्बाद हो गई, बिक गई। सही कह रहा हूं, क्योंकि उसने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया एंड्रॉइड फोन्स की तरफ जा रही थी, नए सॉफ्टवेयर वाले फोन्स में जा रही थी, जिसमें स्क्रीन बड़ी थी, जिसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस थे, एप्स थे, और नोकिया के पास ऐसा कुछ नहीं था। फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गया, बंद हो गया नोकिया। सही कह रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट को उसको खरीदना पड़ गया। तो ये है कहानी, क्या करने की, चेंज नहीं करोगे तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब चेंज के बाद दो टाइप करते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं चेंज के लिए। जब हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स की, तो मतलब ऐसा चेंज जो वर्किंग ऑफ द बिजनेस इंटरनली होता है, मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंटरनली तरीके से चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज हमारे कंट्रोल में है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी हमको इंप्रूव करनी है, मतलब हम कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, हो गया इंटरनल तरीका। इसके लिए क्या करेंगे, नए तरीके के, नई क्वालिटीज को गुड्स बनाएंगे, अपने काम का समय रिड्यूस करेंगे, अपने यहां इनपुट्स ऑफ लेबर, मटेरियल, एनर्जी को बेटर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कम खर्च में ज्यादा आउटपुट जनरेट करना है, नाम है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम नए ऑपरेटिंग मेथड्स लगाएंगे, नई टेक्निक लगाएंगे। दूसरा चेंज क्या हो सकता है इंटरनल, दूसरा है हमें अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो वेस्टफुल एक्टिविटीज करना बंद कर दो, पहले ही रिस्क जिस पे है उसको अवॉइड करो, मिटिगेट कर दो। मान लो इंश्योरेंस करा दिया, तुम्हें डर है फायर का डर है, तो फायर से लॉस हो सकता है, पहले ही क्या करो, इंश्योरेंस करा दो। और क्या कर सकते हैं, कोई अगर कॉन्टीजेंट लॉसेस होने वाले हैं, कोई फ्यूचर रिस्क है, उसको अभी से क्या करो, प्रिजर्व कर लो, प्रिवेंट कर लो। और तीसरा क्या कर सकते हैं, नीड फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ये सब इंटरनल फोर्सेस के अंदर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वर्कर्स की, काम करने वाले लोगों की काम की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अच्छा काम का माहौल दो, उनके रोल्स को इंक्रीज करो, उनको एम्पावर करो कि वो ज्यादा काम कर सकते हैं, उनके अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की क्षमता बढ़ाओ। कैसे, ट्रेन करो भाई उसको, और तो और उनको बेटर सर्विस दो, बेटर सैलरी दो, बेटर रिवॉर्ड्स दो। अपने आप क्या हो जाएगा, देखिए जिस दिन इंप्लॉय सेटिस्फाई होगा उस दिन क्वालिटी ऑफ वर्क अपने आप इंप्रूव हो जाएगा।
आपने गूगल के बारे में तो सुना ही होगा कि गूगल अपने अपने एम्प्लॉइज को बहुत बेटर, बहुत दी बेस्ट क्या करता है, रिवॉर्ड्स एंड सैलरीज देता है। नतीजा, वहां पे सर्विस कंडीशन अच्छी है, काम का माहौल अच्छा है, एनवायरनमेंट का क्लाइमेट अच्छा है, ग्रोथ की चांसेस बहुत हाई है, वर्कर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड लीडर बना हुआ है वो। फिर आता है चौथा इंटरनल इन्फ्लुएंस, वो है डोमिनो इफेक्ट। ये डोमिनो क्या होता है? अगर एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज हो और दूसरे चेंज की वजह से तीसरा, तो उसे कहते हैं डोमिनो। जैसे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। हाँ, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज हो रही है, तो पॉपुलेशन राइज हो रही है और हमारे रिसोर्सेज बहुत तेजी से राइज नहीं हो रहे हैं। क्या होगा इसका डोमिनो इफेक्ट? क्या होगा? बहुत तेजी से नीड फॉर द लैंड इंक्रीज होगी, नीड फॉर द रिसोर्सेज, फूड, वाटर इंक्रीज होगा, पर इनकी सप्लाई अचानक बढ़ नहीं रही है, तो इनके प्राइस राइज हो जाएंगे। और क्या होगा? हम नए एग्रीकल्चर लैंड्स बनाने के लिए जंगल कट करेंगे, हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे। डोमिनो इफेक्ट। देखा, मल्टीपल क्या हो रहा है इफेक्ट, वन इफेक्ट लीडिंग टू अनदर, तो इसे नाम दिया गया डोमिनो इफेक्ट। अब इमेजिन करते हैं कि एग्जांपल दिया है, एक कंपनी नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहती है। जब नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहती है तो उसके लिए नया मैनेजमेंट चाहिए, और नया मैनेजमेंट चाहिए तो उनके लिए नए रिसोर्सेज चाहिए। तो वन चेंज विल लीड टू दी अनदर, इसका नाम रखा गया है डोमिनो इफेक्ट। फिफ्थ टाइप, यह है डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी सिस्टम चल रहा है, मेथड चल रहा है, वो इतना अच्छा नहीं है कि हमारे गोल्स को रीच कर पा रहा है, या जो हमने प्लान बनाया था उससे वो कम पहुंच पा रहा है, तो ठीक है, सुधारो भाई, ठीक है ना? तो उस डेफिशिएंसी को दूर करना है। नेक्स्ट टाइप है टू एनहेंस इनोवेशन। इनोवेशन, अगर बात करें मोबाइल फोन्स की, तो आप देख लीजिए कितने सारे इनोवेशंस हो गए हैं। कभी मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे सिर्फ मैसेज कर पाते थे, फिर कुछ एक आध छोटे मोटे सांप वाले गेम खेल सकते थे जिसमें सांप अपने आप को खाता था ना, या सांप चूहा खा लेता था, और धीरे धीरे सांप देखा, खेला होगा ना वाला गेम, है ना? वो जो छोटे मोबाइल स्क्रीन पे होते थे, है ना? एक सांप होता था जो छोटा छोटा गोल घूमता रहता था, चूहा खा जाता था, फिर बड़ा हो जाता था। याद आया? तो देखिए, आज आप इमेजिन करिए कितना इनोवेट कर दिया हमने। तो क्या कहना चाहते हैं? इनोवेशन। जब इनोवेशन की बात करते हैं तो ऐसी स्ट्रेटजी लाना कि आपकी ग्रोथ बढ़ाई जा सके, आप रिसेशन को फाइट कर सके। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो अपने ही कल्चर में, अपने ही प्रोडक्ट में, अपनी ही सर्विसेज को पहले से बेटर करना, बस। अब आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब ये वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम चेंज करेंगे, पर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इससे पहले वाले फोर्स इंटरनल थे, हम खुद चाहते थे बदलना। यहां ये फोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और नतीजा ऑर्गेनाइजेशन की बस नहीं है उसके ऊपर। जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और हम जिद पड़े हुए कि नहीं, हम तो पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम करेंगे। बताइए, हम चलेंगे? हम आज नहीं कल फिनिश हो जाएंगे, मार्केट में मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन क्या करती है, बिजनेस को मजबूर करती है कि आप भी क्या करिए, अपने अंदर नए चेंजेस लाइए। नेक्स्ट है चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियो। इमेजिन करिए, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स रेगुलेशन बना रही है वो किसके अंडर में है? गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज के अंदर में है। जैसे कंपनी है तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में काम कर रही है। तो अगर ये कंपनीज एक्ट ही चेंज हो जाएगा तब, क्योंकि सरकार ने चेंज कर दिया, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, या कोई लॉ चेंज हो गया, देश की गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। सोचिए, अभी जो गवर्नमेंट है, लेट्स अज्यूम करते हैं बीजेपी, वो स्वदेशी कंपनियों को क्या करती है, वो एम्पावर करती है। वो इंडियन कंपनीज को कहती है कि आप सारे आर्म्ड प्रोडक्ट और हथियार बनाइए देश में, ताकि देश और शक्तिशाली हो, स्वदेशी करिए। अब हो सकता है नई गवर्नमेंट आ जाए चुनाव के बाद, और वो उल्टा करती है, मल्टीनेशनल कंपनियों को कहती है नहीं नहीं, आप देश के लिए सारा काम करिए। देखा, चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो होते ही सब कुछ चेंज। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, और वो भी नेशनल, ग्लोबल, सब लेवल पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन लीगल फोर्सेस। मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया, लॉ वाला। लगभग पॉलिटिकल में भी मैंने इसका एग्जांपल दिया। तो देश के लॉ को, देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिसके अंडर आपका बिजनेस काम कर रहा है, उसको आपको देखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग बियॉन्ड द लॉ विल बी नल एंड दी वॉइड। कोई आप ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा कारोबार नहीं कर सकते हैं जो आपके देश का लॉ अलाउ नहीं करता है।
अब तुमको क्या करना है, तुमको इलीगल ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी करना है, और आपका देश कहता है ना ना ना, क्रिप्टो करेंसी हम डील नहीं करने देंगे, आपके देश का कानून नहीं अलाउ करता है, तब तो आप काम करेंगे भी तो इलीगल मान लिया जाएगा। तो इसीलिए विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क करना है। और क्या देखना है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो है मार्केट सिचुएशन। आज एक्सटर्नल मार्केट क्या है, मतलब बाजार में मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या ला रहे हैं, उनकी प्राइस क्या चल रही है, वो कौन से नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, क्या सोए रहेंगे? नहीं नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके जैसा या उनसे बेटर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्राइसिंग भी उनसे कम हो और क्वालिटी उनसे बेटर हो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डायनेमिक। ये भी एक फैक्टर है जो कि चेंज लाने में मदद करता है। सोचिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज चेंज हो रही है, जैसे जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, नए तरीके के स्किल्ड लोग आपको मिल रहे हैं काम करने के लिए, पीपल अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, वर्कर्स माइग्रेट होके आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हेल्थ केयर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गांव से बहुत सारे लोग शहरों में चले आते हैं। तो आप बड़े शहरों में जाइए, दिल्ली बॉम्बे देखिए, पूरी रेलवे स्टेशन भरी हुई है, खचाखच भरा हुआ है पूरा बॉम्बे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पूरे भरे हुए। क्यों? माइग्रेशन की वजह से। अब वहां पे क्या आ रही है, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या करना चाहता है, आपके बिजनेस को क्या करना चाहता है, नए तरीके से एक्सेप्ट करने का मौका देता है। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक, क्यों लोग विरोध करते हैं, क्यों, वाई, क्या कारण है कि देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पहला रीजन तो हो सकता है कि ये इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर से बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उसको खुद के इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, उसको अपनी इकोनॉमिक इनकम का डर है, हो सकता है उसे लग रहा है कि आज मेरी जॉब है और हो सकता है चेंज करने की वजह से मेरी जॉब ही चली जाए। किसी को अपनी स्किल जो पहले से आती थी वो स्किल पुरानी हो जाएगी, इसका डर है, नतीजा वो अब अच्छी इनकम नहीं कर पाएगा, पहले जितना अच्छा नहीं कमा पाएगा। दूसरा है पर्सनल रीजन। मैंने कहा ये रीजन तो आप जानते ही हैं, स्टेटस को। हर व्यक्ति, मैं आप सब जिस पोजीशन में हैं यथास्थिति बने रहना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहां तो हमेशा डर लगाते, पता नहीं कल क्या होगा, एक एक अनजाना सा डर आने वाले टाइम का कि ये चीज होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। ये इंसानों के साथ ऐसा हो सकता है, हम लोग के साथ। और क्या है तीसरा, और क्या डर है, पर्सनल रीजन है ईगो। ओहो, ईगो डिफेंसिवनेस, जहां आपका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, अब आप उसके दूसरे प्लेटफॉर्म में या दूसरे काम में जाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है वहां आपका ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि नई चीजों के लिए आपको झुकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और वहां आपको बात पसंद नहीं आ रही। क्यों हम झुके, हमको जो आता है वो बहुत हम अच्छे से जानते हैं। तो यहां ईगो क्लैश भी प्रॉब्लम है। इससे भी क्या होता है, लोग चेंज पसंद नहीं करते हैं। कुछ सोशल रीजन भी है कि क्यों एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल चेंज पसंद नहीं करता है। सोशल रीजन है, समाज में हो सकता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़े। मान लो आपको कहा जाए कि ठीक है, अब आप 10 साल से यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पे आपने घर बार परिवार सब बसा लिया, जाइए अब आप दिल्ली ऑफिस में जाइए। अरे भैया, दिल्ली ऑफिस क्यों भेज दिया, वहां तुम किसी को जानते ही नहीं है, वहां पे मेरे फैमिली भी नहीं है। तो सोशल डिस्प्लेसमेंट के डर से भी लोग क्या करते हैं, चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या पीयर प्रेशर, आपके साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आपके बराबर की पोजीशन पे है, उसका प्रेशर, इससे भी क्या करना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं। अब आता है ये प्रॉब्लम, ये चेंज कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मतलब हो सकता है इतनी ज्यादा मल्टीपल लेयरिंग है, इतनी ज्यादा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है कि वहां समझना मुश्किल है, प्रॉब्लम आएगी। या ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज ही कम है, ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टाफ को देने के लिए सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए, है नहीं, तो कैसे चेंज होगा। ऑर्गेनाइजेशन चाहती भी है, मॉडर्न तरीका करना चाहती है, पर उसके पास मॉडर्न मशीन्स नहीं है, तो बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। और क्या है, थ्रेट टू पावर, जो भी सुपीरियर बैठा हुआ है वो नहीं चाहता है कि कोई नया व्यक्ति उसकी पोस्ट के नजदीक आए, इसीलिए बेटरमेंट या अपग्रेडेशन करता ही नहीं लोगों का, क्योंकि उसे अपने पावर का डर है। उसको लगता है कि मेरी पावर किसी और के पास चली जाएगी। और कई बार प्रॉब्लम आती है संक कॉस्ट की। तो ये संक कॉस्ट क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेती है मशीनरी या प्लांट में, तो वो इन्वेस्टमेंट एक संक कॉस्ट मान लिया जाता है, क्योंकि अब वो पैसा उस काम के लिए लगा हुआ है, उस असेट में लग गया है, फिक्स हो गया है, जिसका कोई और काम नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में आपने एक मशीनरी खरीद ली प्लास्टिक बनाने की, 10 लाख की मशीन है, तो 10 लाख आपका क्या हो गया, आपका संक कॉस्ट हो गया। अब इससे अब आप क्या वुड बना सकते हैं? क्या इससे आप कोई और मेटल बना सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो प्लास्टिक बनाने की मशीन है, इसीलिए नाम है संक कॉस्ट। अब आप दूसरा कोई काम करना चाहते हैं, बदलाव करना भी चाहते हैं, पर आपका एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, अभी जल्दी नहीं कर पाएंगे आप, समय लगेगा, क्योंकि उसका उतनी रिटर्न नहीं आया है ना, समझ गए? संक कॉस्ट। नेक्स्ट आता है कैसे कैसे इस जो चेंज आ रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है, कैसे इसको दूर करें, कैसे मिटाएं। मैंने कहा चेंज मिटाए बिना आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे हम, तो चेंज को एक्सेप्ट कराना है हमको। कैसे, क्या करें? मैंने कहा लोगों को एजुकेट करो, लोगों को गाइड करो, समय समय पे उनसे बात करो। हाँ, बात करने से ही सोल्यूशन मिलता है, लोगों की राय सुननी पड़ेगी। और क्या करो, उनको इन्वॉल्व करो। जब अपना कोई प्लान बनाओ, जब कोई नई चीजें करना चाहो, तो अपने सुपीरियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, उनकी टीम बनाओ, उनके साथ बैठो, डिजाइन करो। इससे एम्प्लॉइज को लगेगा अच्छा, मालिक मुझे अपने साथ जोड़ रहा है, मुझे मेरी बात सुन रहा है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। तो अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। और क्या करिए, सपोर्ट दीजिए उनको, नई टेक्निक अगर आनी है तो नई टेक्निक बताइए उसको, इमोशनल सपोर्ट दीजिए, मॉरल सपोर्ट दीजिए, साथ में पीठ थपथपाइए, बैकअप करिए, शाबाश तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, वो एनकरेज हो जाएगा। समझ गए ना? उनको समय दीजिए इस काम के लिए। और क्या करो, ज्यादातर नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करनी पड़ती है संस्थाओं के साथ। जब आप कोई नया चेंज करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी मदद करनी पड़ती है। इंप्लॉइज को थोड़ा प्रमोट करना पड़ता है कि ठीक है तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, अब तुम एक्स्ट्रा आवर काम करने आओ, या तुम ओवर टाइम काम करो, तो ओवर टाइम का तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो वही वो मोटिवेट होगा। बैठो उसके साथ डिस्कस करो, नेगोशिएट करो, कितने पैसे पे वो मान जाता है, जरूर मान जाएगा। कोर्शन भी लगा सकते हैं, पर मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा फोर्स तरीका नहीं होगा। मतलब जोर जबरदस्ती करना, फोर्स लगाना, किसी को मजबूर करना कि कर रहे हो नहीं चेंज तो तुम तुम्हें निकाल देंगे, डर में भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है ये अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। और लास्ट तरीका है कोऑप्टेशन। क्या होता है कोऑप्टेशन? लोगों को क्या देना, गिविंग पीपल डिजायरेबल रोल। जिसने कहा कि मुझे सर ये काम दीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, मैं आपके गोल्स को अचीव करके दिखाऊंगा, मुझे प्लीज काम दे दीजिए। तो ठीक है, तुमने कहा, मैंने तुम्हें ये काम दिया, जाओ अब तुम ये काम करो। इसका नाम है कोऑप्टेशन। लोगों को उनकी पसंद का रोल देना, और या तो मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब समझ गया ना, डिप्लोमेटिक होना। डिप्लोमेटिक में क्या करेंगे, आप प्लान्ड तरीके से इवेंट कराएंगे, और आपकी मर्जी से अब क्या होगा, काम होगा। इंप्लॉइज की मर्जी से नहीं होगा, जैसा तुमने सोचा हुआ है वैसा ही होगा। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चेंज मैनेजमेंट। और ये लेसन एक्सक्लूसिव है मेरे क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, और आपके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। और आपका अगर प्यार नहीं मिलेगा तो इमेजिन करिए कैसे और वीडियोस बनाने की इच्छा होगी। चाहता हूं आप ढेर सारे फ्रेंड्स को प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां तक अगर आपने देखा है तो आई एम श्योर ये चाहते होंगे कि ये नोट्स भी आपको शेयर कर दूं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है रॉक स्टार्स, और रॉक स्टार आपके लिए बनाया गया एक चैनल है, वहां पे ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, पर आपके ही प्यार भरे लाइक्स एंड शेयर के बाद। बाय, टेक केयर।